हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गवर्नमेंट जॉब 70 मिनट्स चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये सच है कि आपको बहुत से हक हैं, लेकिन ये हक क्यों हैं और इनके मायने क्या है, आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल का उद्देश्य आपको रोट लर्निंग या रटने से बचाना और सोचना सिखाना है। तो दोस्तों, आइए सोचना शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आपने संविधान लिखा होता तो आप कौन से मूल अधिकार हम सबको देते। मेरे कुछ फ्रेंड्स का जवाब आएगा कि सर, इसमें सोचने वाली बात क्या है, हम सबको बराबरी का अधिकार देते कि मुकेश जी और हमारे गांव के नाथूलाल जी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दोनों कोई गलत काम करते हैं तो दोनों को इक्वल पनिशमेंट मिलना चाहिए। कुछ फ्रेंड्स का जवाब आएगा कि सर, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए सोचने की, लिखने की, बोलने की, अपनी मर्जी से शादी करने की। हमारे कुछ फ्रेंड्स बड़े पूजा पाठ करने वाले हैं, वो कहेंगे कि सर, हम जिस देवता की चाहे पूजा करें और अगर हम ना चाहें तो हम किसी देवता की पूजा ना करें। ये राइट तो हमें ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, हमने फिर गलती कर दी। हमने फिर वही चीज़ें कही जो हमें याद है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रटना नहीं है, सोचना भी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखते तो क्या राइट टू फूड आप हमें नहीं देते? हो सकता है हमारे फ्रेंड्स का जवाब हो कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि अगर राइट टू फूड दे दिया तो फिर तो हम बढ़िया पॉपकॉर्न खाते हुए सोफे पर पड़े रहते, क्योंकि हम तो सिर्फ खाने के लिए ही काम करते हैं और हम आलसी हो जाते। तो इस लेजीनेस को बचाने के लिए राइट टू फूड तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन राइट टू फूड से हमारा मतलब ये 56 भोग वाली सुपर डिलक्स थाली से नहीं है। भोजन के अधिकार से हमारा मतलब जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी से है। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे आपको ये तस्वीरें दिखानी पड़ रही है, लेकिन ये तस्वीरें सच्ची है। और देखिए भोजन का महत्व। बिना भोजन के अधिकार के ऐसी दशाएं भी हमारे देश के लोगों ने ब्रिटिश टाइम में देखी हैं। ये सच है कि अगर हम मुफ्तखोरी को बढ़ावा देंगे तो हमें ऐसे दृश्य देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम अगर भोजन का अधिकार नहीं देंगे तो शायद हमें ऐसे दृश्य भी कभी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप संविधान लिखते तो क्या शरीर ढकने लायक कपड़े का अधिकार आप नागरिकों को नहीं देते? क्या सर छिपाने के लिए छत का अधिकार आप नागरिकों को नहीं देते? क्या साफ पानी पीने की इच्छा रखना एक लग्जरी की इच्छा है? क्या बेघर और वृद्ध लोगों की सार संभाल के प्रावधान नहीं करते? मैंने जब रोटी, कपड़ा और मकान की बात की तो मेरे साथी तो इंटरनेट भी उसमें ऐड करवाने लगे। वो कहने लगे सर कि इंटरनेट के बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। और कुछ साथियों ने तो हद कर दी कि सर, सिर्फ इंटरनेट नहीं चाहिए, हमें तो व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ये सब कुछ चाहिए। और जो सरकार ने टिकटॉक बंद कर दिया है, हमें तो टिकटॉक भी वापस चाहिए। कुछ फ्रेंड्स ज़रूर विचार देंगे कि सर, इस गर्मी के मौसम में एक फर्स्ट क्लास रूम कूलर या एसी भी ज़रूर होना चाहिए। तो ये कूलर और एसी भी हमारा फंडामेंटल राइट ही होना चाहिए। दोस्तों, काश ये सारे अधिकार हम दे पाते। जब हम आज़ाद हुए तब ब्रिटिश शोषण के कारण हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। हम जानते हैं कि जैसे घर में हर इच्छा पूरी करने के लिए खर्चा लगता है, पैसे लगते हैं, वैसे ही देश में भी जनता को अगर अधिकार दिए जाएं तो उसका भी खर्चा होता है और पैसे लगते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक तरीका निकाला। जो अधिकार हमारे संविधान निर्माता हमें देना चाहते थे, उन अधिकारों को उन्होंने 2 वर्गों में बांटा। पहला, ऐसे अधिकार जिसको देने के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़े, यानी वो अधिकार अगर जनता को दिए जाएं तो सरकार पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा बटुआ तो खाली था। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि सब आज़ाद हैं। किस चीज़ के लिए आज़ाद हैं? अपनी बात कहने के लिए आज़ाद है, आने जाने के लिए आज़ाद है। तो दोस्तों, ये बताओ, सरकार अगर ऐसा अधिकार हमें देती है
तो क्या सरकार पर कोई बड़ा आर्थिक व्यय हुआ? बिल्कुल नहीं। तो सरकार ने हमें ये अधिकार दिया, जैसे सबको बराबरी का अधिकार देना, मतलब कि किसी भी व्यक्ति से कानून की नज़र में कोई भेदभाव नहीं होगा। कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो ये कहने में क्या सरकार का कोई खर्च लगा? या सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा करने का अधिकार देना, क्या इसको देने में सरकार का कोई खर्च लगा? बिल्कुल नहीं। यानी दोस्तों, देश की गरीबी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे सभी अधिकार जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जिनको देने में कोई वित्तीय बोझ, कोई फिनेंशियल बर्डन नहीं है, वो सब जनता को दिए और उन्हें नाम दिया फंडामेंटल राइट्स। इन्हें कहाँ लिखा वो हम सब जानते हैं, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि उनकी हमें और भी बहुत सारे अधिकार देने की इच्छा थी, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन चाहिए था। जिन अधिकारों के लिए धन की आवश्यकता नहीं थी, वित्तीय बोझ नहीं था, उन सारे अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स नाम दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। दोस्तों, यहाँ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें फंडामेंटल क्या है, बेसिक क्या है, मूल क्या है। जब हमारा जन्म होता है तो हम कोरे कागज की तरह होते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कुछ भी बन सकता है। वो अपना विकास कर विराट कोहली भी बन सकता है और दुनिया से फ्रॉड कर कुख्यात विजय माल्या भी बन सकता है। यानी जन्म के समय मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी है। यदि मनुष्य को सही वातावरण मिले तो वो इन अनंत संभावनाओं को वास्तविकता, एक्चुअलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। तो इन अनंत संभावनाओं को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए जो मूलभूत परिस्थितियां एक मनुष्य को चाहिए, वो हमारे मूलभूत या फंडामेंटल राइट्स हैं। हमने समझा कि सबकी बराबरी, सबको आज़ादी, ये सब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति अपनी पोटेंशियलिटी को एक्चुअलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए हमारे गरीब देश के संविधान निर्माताओं ने बिना खर्च के इन अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स में स्थान दिया। अब दोस्तों, बात करते हैं ऐसे अधिकारों की जिनको अगर हम पूरे देश की जनता यानी 137 करोड़ लोगों को देना चाहें तो उसके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते हैं। जैसे राइट टू वर्क। अगर हम कहें कि हर व्यक्ति को काम का अधिकार है और अगर उसे मार्केट में काम नहीं मिलता तो सरकार या तो उसे काम देगी या मुआवजा देगी। दोस्तों, सोचिए इसके कितने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हैं। हम 137 करोड़ लोग हैं। जैसे मैटरनिटी रिलीफ, किसी स्त्री का मातृत्व सिर्फ उसका दायित्व नहीं है बल्कि संपूर्ण देश का दायित्व है, क्योंकि यदि स्त्री माता नहीं होगी देश को नई पीढ़ी कैसे मिलेगी। तो इसके लिए यदि हम मातृत्व के प्रावधान करते हैं, जैसे मैटरनिटी लीव, वर्क फ्रॉम होम एक्सेट्रा, तो इसका भी बहुत बड़ा वित्तीय बोझ होने की संभावनाएं आज़ादी के समय थी। मित्रों, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम आज़ादी के समय शिक्षा का अधिकार प्रत्येक नागरिक को देने की सोचते तो इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचिए। सभी की वृद्धावस्था आती है और ऐसे समय में काम करने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन अगर आज़ादी के समय हम सारे देश के वृद्धों के लिए सरकार की तरफ से प्रावधान करने की सोचते तो उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस का अनुमान लगा के देखिए। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि आज़ादी के समय हमारा बटुआ खाली था, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इन सारे अधिकारों के बहुत आवश्यक होते हुए भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सबको मूल अधिकारों में स्थान नहीं दिया। तो क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने राइट टू वर्क, राइट टू फूड, मैटरनिटी रिलीफ, ओल्ड एज केयर जैसे सारे महत्वपूर्ण अधिकारों को भुला दिया? क्या इनके विषय में कुछ नहीं किया? नहीं दोस्तों। जैसे एक गरीब माता पिता
जो अपनी संतानों को सिर्फ दाल रोटी खिला पाते हैं, जीवन भर कभी फ्रूट्स नहीं खिला पाते, वो भी उन्हें हमेशा शिक्षा देते हैं कि बेटा आज हम गरीब हैं, तुम्हें दाल रोटी खिला सकते हैं, लेकिन कल को अगर तुम्हारे पास पैसे आए, तुम आर्थिक रूप से संपन्न हो, तो बेटा फ्रूट्स ज़रूर खाना, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। उसी तरह हमारे संविधान निर्माताओं ने यानी देश के माता पिताओं ने अपने बच्चों यानी आने वाली सरकारों को ये बताया कि भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम ये सारे अधिकार भारत की जनता को दे पाएं, इसलिए हम संविधान बनाते समय केवल उन अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स में दे रहे हैं जिनके ह्यूज फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं हैं, लेकिन साथ ही एक सपनों की लिस्ट बनाई। जी हाँ दोस्तों, उसे सपनों की लिस्ट ही कहना ठीक होगा, जिसका उन्होंने नाम दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस लिस्ट में उन्होंने वे सारे सपने लिखे जो संविधान बनाते समय उन्होंने भारत की जनता के लिए देखे थे, लेकिन पूरे नहीं कर पाए थे। और साथ ही सरकार को कहा कि भैया तुम अपनी पॉलिसी या नीति बनाते समय इन सपनों का ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे पास पैसे आए तो इन सपनों को सच करने की कोशिश करना। दोस्तों, संविधान लागू हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। क्या इन सपनों में कुछ सपनों को हम सच कर पाए हैं? और अगर ये सपने टूटते हैं तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, पीएम किसी के पास जा सकते हैं? ये मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है? इन सब टॉपिक्स पर बात करते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि दोनों सफलता के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।